हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं LOS 86G, प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड द रोल ऑफ एसेट एलोकेशन। ये अपने ब्रीफली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट जब अपने कर रहे थे तो उसी के बेसिस पे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है कि अपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना एसेट्स जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, क्योंकि देखियो आज जो भी अपना एसेट्स है ये अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये अपने शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं या अपने लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, इसके बेसिस पे अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। ये भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Once the portfolio manager has identified the investable asset classes, अच्छा asset classes बोला है, not assets, दोनों में डिफरेंस है। assets हो गया जैसे मान लो रिलायंस, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ये सब हो गए अपने assets as in securities। securities क्या है? एक asset class है। asset class क्या है इसका? इक्विटी। तो इक्विटी इज आवर एसेट क्लास एंड सिक्योरिटीज जो उसके अंदर है ये हम लोग के हो गए एसेट्स। दोनों में डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन कंटिन्यू। वंस द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज आइडेंटिफाइड द इन्वेस्टेबल एसेट क्लासेस कि मेरे को इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को डेट में कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को सपोज रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को कमोडिटी सेगमेंट में कितना इन्वेस्ट करना है, for a portfolio, and the risk and return and the correlation characteristics of the asset class of each asset class, an efficient frontier is constructed from individual securities and it can be constructed using a computer program। मतलब क्या हुआ, आज हम लोग ने सपोज डिसाइड किया है कि हम लोग 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी में थोड़ा करेंगे, डेट में थोड़ा करेंगे, और रियल एस्टेट में थोड़ा करेंगे, एंड कमोडिटी सेक्टर में थोड़ा करेंगे। तो इक्विटी में भी हो सकता है हम लोग 4 या 5 अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। सिमिलरली डेट में हो सकता है 2 या 3 में करें, रियल एस्टेट में हो सकता है 3 या 4 में करें, और कमोडिटीज में हो सकता है सपोज, या रियल एस्टेट में चलो मान लो हो सकता है 2 में करें, इसको भी 2-3 कर दो, और कमोडिटी में भी मान लो अपना 2-3 कर लें, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अपना एलोकेशन है तो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल हैव अ डिफरेंट रिटर्न ऑन द टोटल पोर्टफोलियो। सपोज इक्विटी में 4 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, तो इसका एक पूरा पोर्टफोलियो बनेगा 4 2 2 2। अब इसके बेसिस पे इसका रिस्क का रिटर्न निकलेगा। ये हो गया पोर्टफोलियो 1। सिमिलरली पोर्टफोलियो 2 क्या होगा, इक्विटी में हम 5 ले लिया, दूसरा में 1 ले लिया, फिर हम 2 2, ऐसे करके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि एज एन इन्वेस्टर या एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एक ऐसा पोर्टफोलियो बने जो मैक्सिमम रिटर्न विथ मिनिमल रिस्क करके दे। उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारे जो भी अपने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज से अलग अलग पोर्टफोलियोज का कोरिलेशन अपना जो भी निकलेगा बिटवीन द एसेट्स, उसके बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियोज बनाएंगे। जैसे मान लो दिस इज पोर्टफोलियो 1, दिस इज पोर्टफोलियो 2, दिस इज पोर्टफोलियो 3, दिस इज पोर्टफोलियो 4, इस टाइप से फिर एक एफिशिएंट फ्रंटियर क्रिएट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर अपने इसका कंपैरिजन करें, ठीक है, सपोज दिस इज पोर्टफोलियो 2 एंड दिस इज पोर्टफोलियो 4, ठीक है, दिस इज आवर रिस्क एंड दिस इज आवर रिटर्न। अब मेरे को इससे क्या दिख रहा है यार, ये सपोज रिटर्न, एक सेकेंड इसको और थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3 एंड पोर्टफोलियो 4, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज, ये अपना रिटर्न है एंड दिस इज अपना रिस्क। सपोज दिस इज अराउंड 5% एंड ये जो यहाँ पे है दिस इज अराउंड 3%। पोर्टफोलियो 1 का रिस्क लेवल है लेट्स से 10% एंड पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 4, ये दिस इज पोर्टफोलियो 1, दिस इज पोर्टफोलियो 3, ये दोनों का रिस्क लेवल है लेट्स से 15%। अब मेरे को क्या दिख रहा है यार, जो पोर्टफोलियो 4 है तो पूरा ही बेकार है, क्योंकि ये 15% का रिस्क ले रहा है, 2 भी 15% का ही रिस्क ले रहा है, लेकिन 2 रिटर्न देगा मेरे को 5% और 4 रिटर्न दे रहा है मेरे को 3%।
तो इसके बेसिस में 4 तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। सेकेंडरी क्या है, 1 और 4 का देखो सेम लेवल ऑफ रिटर्न है 3%। पोर्टफोलियो 1 एंड पोर्टफोलियो 4 दोनों का सेम लेवल ऑफ रिटर्न है 3%, बट पोर्टफोलियो 1 रिस्क ले रहा है खाली 10%, वेराज पोर्टफोलियो 4 ज़्यादा रिस्क ले रहा है सेम लेवल ऑफ रिटर्न के लिए, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे करके जो बेस्ट पोर्टफोलियोज अपने बनेंगे ना, इसको हम लोग ऐसे करके जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद सपोज ये इस तरह का कुछ दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। तो यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग को अब एज अ मैनेजर अब अगर उठाना है कि विच पोर्टफोलियो बैलेंस शुड बी क्रिएटेड, हम लोग एफिशिएंट फ्रंटियर से ही उठाएंगे, जो पर गिवन लेवल ऑफ रिस्क, सपोज दिस इज 5% स्टैंडर्ड डिविएशन, सपोज दिस इज 10% स्टैंडर्ड डिविएशन। आज 5% स्टैंडर्ड डिविएशन का रिटर्न हो सकता है 7% हो, 10% हो, ये हो सकता है 9% हो, बट मेरे को अब ये मालूम है कि 10% स्टैंडर्ड डिविएशन का और कोई पोर्टफोलियो अगर ये सब सिक्योरिटी से बनता है तो इट विल गिव अ रिटर्न ऑफ लेस देन 9%। अगर 9 से ज़्यादा होता तो फिर हम लोग उसको एफिशिएंट फ्रंटियर में डालते फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क ऑफ 10%। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं, इसको एक बार 10 सेकंड रिवाइंड करके वापस से देख लो, आई रिपीट वंस अगेन ऑल्सो, कि अगर ये 10% का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हो गया अपना रिस्क लेवल, इस रिस्क लेवल में यूजिंग दीज सिक्योरिटीज 9% शुड बी द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर 9.5 कोई और पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है ये कॉम्बिनेशन के साथ यूजिंग ऑल दीज एसेट्स यूजिंग द, और 10% स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, तो एफिशिएंट फ्रंटियर में 9.5 वाला आएगा, 9 का नहीं आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। तो अगेन रिपीटिंग, एफिशिएंट फ्रंटियर में अपना अगर सिंप्लीफाई करें तो highest rate of return for a given level of risk, ये हो गया अपना एफिशिएंट फ्रंटियर। लेट्स कंटिन्यू। एनालॉगस टू द वन, ये हो गया अपना, हाँ, by combining the return and risk objective from the IPS with actual return and risk and return properties from many portfolios from the efficient frontier, the manager can identify the portfolio that best meets the risk and return requirements of the investor. अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है ना, सपोज इस तरह अपना एफिशिएंट फ्रंटियर बन गया, इसको और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। अब जैसे जैसे ये अपना रिटर्न है, ये अपना रिस्क है। अब मान लो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ए, ठीक है, ये तुम्हारा 10% का रिटर्न दे रहा है विथ 15% का स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक और पोर्टफोलियो है जो 20% का स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहा है, बट दैट इज गिविंग तुम्हारा 15% का रेट ऑफ रिटर्न। अब मान लो ये अपना सब एफिशिएंट फ्रंटियर है, ठीक है। अब मान लो यू आर एन इन्वेस्टर, तुम मैनेजर के पास गए और तुम बोले कि सर देखो, जो अपने RRTT LLU किए थे पहले, IPS ऑफ द क्लाइंट, अगर याद हो तो उसमें अपने ये बात की थी कि हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना रिस्क टॉलरेंस होता है। अब मान लो मैं गया, मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को ना 15% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो सीधा बात है 20 का जो पोर्टफोलियो बी है ये 25% रिटर्न ही क्यों ना हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मैं 15% से ज़्यादा रिस्क लेने आई एम नॉट रेडी। तो इस केस में मैनेजर एफिशिएंट फ्रंटियर देखेगा कि 15% का रिस्क लेवल में कौन सा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा बैठ रहा है, वो पोर्टफोलियो हम लोग को दे देगा इन्वेस्टर को। तो यही चीज़ बोला है कि बाय कंबाइनिंग द रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स विद द IPS विद द एक्चुअल रिस्क along the efficient frontier, क्लाइंट जो रिस्क मांग रहा है उतना एक्चुअल रिस्क एंड रिटर्न ले लेगा एफिशिएंट फ्रंटियर से, और वही पोर्टफोलियो इसको दे देगा। मैनेजर कैन देन आइडेंटिफाई द पोर्टफोलियो व्हिच बेस्ट मीट्स द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, एसेट एलोकेशन उसके बेसिस पे हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब कि आज लॉन्ग रन में हम इसी टाइप का एसेट एलोकेशन रखेंगे। एसेट एलोकेशन मतलब मान लो इक्विटी में हम 40% रख रहे हैं, डेट में हम 20% रख रहे हैं, रियल एस्टेट में हम 10% रख रहे हैं। एक एग्जांपल ले लो एसेट एलोकेशन का, इक्विटी
40 to 50%, इसी टाइप से होता है, ठीक है। डेट हो गया सपोज 20 to 25%, रियल एस्टेट हो गया तुम्हारा 10 to 15%, एंड सपोज कमोडिटीज हो गया तुम्हारा 5 to 10%, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर एक एसेट एलोकेशन का स्ट्रक्चर कि किस तरह हो सकता है रफली, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक मतलब कि यार आज मेरा टारगेट है कि इस रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है, मान लो अभी मार्केट एकदम अपसाइड में था तो इक्विटी एकदम बूम कर गया होगा, अब मेरे को लग रहा है मार्केट और जाएगा, तो एक बार के लिए आई विल कि ठीक है मैं प्रॉफिट्स बुक नहीं करूंगा, इवन दो इक्विटी यहाँ तक आ गया है, इसको हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सीड भी कर ले, तो आई विल वेट इफ आई फील कि नहीं ये टेम्परेरी चीज़ है, एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर में अपने प्रॉफिट बुक करके फिर अपने निकल लेंगे। तो वो वाला हो गया अप्रोच टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। शॉर्ट टर्म के लिए अपने एक थोड़ा पोजीशन रख के छोड़ दिए, जो अपना महीना भर के अंदर हफ्ता भर के अंदर हो सकता है, वी विल एग्जिट। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म अप्रोच टू द पोर्टफोलियो, कि लॉन्ग टर्म में मेरे को इसी टाइप का एसेट एलोकेशन चाहिए। अगर इक्विटी सपोज बढ़ के 70% हो गया, प्राइस अप्रिसिएशन हो गया, तो मैं क्या करूंगा? आई विल स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। मैं 20% इसका हल्का कर दूंगा टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से। लॉन्ग टर्म अप्रोच टू पोर्टफोलियो, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच खाली लूंगा। So far we have not concerned ourselves with deviations, जो अपने बोल रहे हैं। These activities are referred to as active और passive। अब हम लोग जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का बात की ना, जो हम लोग खुद से कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये होता है एक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, निफ्टी का बस फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी का जो स्टॉक्स है उसका वेटेज के हिसाब से अपना पोजीशन बना रखे हैं, तो वो हो गया अपना पैसिव मैनेजमेंट इंडेक्स के बेसिस पे। A manager who varies strategic asset allocations in order to take advantage of perceived short-term opportunities is adding tactical asset allocation to the portfolio, जो अपने यही डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ काम कर रहे हैं कि यार अभी एक बार के लिए मार्केट बूम है, थोड़ा सा और इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अभी एक बार के लिए मार्केट थोड़ा खराब लग रहा है, डेट में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसमें लिख दो फॉर शॉर्ट टर्म। Security selection refers to the deviations from index weights or individual security within an asset class। अब मान लो इसमें क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ सपोज तुमको निफ्टी में काम करना है, बोल रहे हो ओके। अब निफ्टी में बहुत सारे सब इंडेक्सेस के अंडर आते हैं, मान लो आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये काम करो, इतना डीप में फिलहाल नहीं जाते। मान लो निफ्टी में अपना 50 स्टॉक है, मान लो रिलायंस का निफ्टी में वेट है, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल 10%। अब यू आर मोर बुलिश ऑन रिलायंस, तुम्हारे हिसाब से रिलायंस बहुत अच्छा जाना चाहिए, ब्रेकआउट दे दिया, तो तुम क्या करोगे एज अ मैनेजर? रिलायंस को ना, इंडेक्स में तो 10% है, हम 15% अपना पोर्टफोलियो का होल्ड करेंगे। पैसिव मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जितना इंडेक्स में होल्ड कर रहा है अपने उतना ही होल्ड करें। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म मिस प्राइसिंग जो हम लोग की नज़र में है, हम लोग उसमें ओवर एक्सपोजर या अंडर एक्सपोजर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इज अंडर वैल्यू, थोड़ा सा जाना चाहिए अपसाइड और अभी जल्दी, तो मैं क्या करूँगा 10 के बदले मैं 15% का एलोकेशन दे दूंगा। तो इस टाइप का अगर मैं इंडेक्स से डिफरेंट परसेंटेज में होल्डिंग ले रहा हूँ ना, जैसे इंडेक्स का वेटेज है 10%, मैं 15 ले लिया, मैं एनीथिंग अदर देन 10 ले लूँ ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन, या फिर अपने टैक्टिकल एसेट एलोकेशन तो बोलते ही हैं। बट टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हो गया एसेट क्लास में, एज इन कि जैसे इक्विटी में अपना टारगेट था 40 to 50, टेम्परेरी बेसिस पे इक्विटी हम लोग 60 तक ले गए, तो ये हो गया एसेट एलोकेशन में अपने थोड़ा सा और कर लिए क्लास में। यहाँ पे सिक्योरिटी सिलेक्शन एकदम माइक्रो लेवल पे अपने बात कर रहे हैं कि भाई हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिलेक्शन रिफर्स टू द डेविएशंस बिटवीन इंडेक्स वेट्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज विद इन एन एसेट क्लास। एग्जांपल दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, तो उसमें अपने को जाने का कोई मार्किंग का जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रिस्क बजटिंग का पार्ट। While each of these active strategies may produce higher returns, they also increase the risk, because आज बिना रिस्क के रिटर्न तो मिलना नहीं है, तो एक्टिव स्ट्रैटेजीज हायर रिटर्न्स तो दे सकता है। अच्छा, मे प्रोड्यूस है, हाँ देता, गारंटी नहीं है कि देगा,
may produce higher returns, they also increase the risk. रिस्क तो 100% बढ़ना है, रिस्क का कोई मे नहीं है, रिस्क इज दैट वो बढ़ना है, लेकिन रिटर्न्स हायर हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो. Compared to a passive portfolio, this a practice known as risk budgeting sets an overall risk limit for the portfolio and budgets a portion of the risk to the systematic risk of the strategic asset allocation. मतलब क्या बोल रहा है? रिस्क बजटिंग क्या बोल रहा है? आप मान लो एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हो, तो एक्टिव मैनेजमेंट में तो आपका मार्केट से मान लो निफ्टी का आपका बेंचमार्क है, तो निफ्टी का सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन है लेट्स से 15%, तो अब आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा रिस्क तो आप ले ही रहे हो, बट कितना रिस्क ले रहे हो? पता चला आप अनशेड एक्टिव मैनेजमेंट कर लिया, 40% का रिस्क ले रहे हो, तो इतना रिस्क हो सकता है ना, इन्वेस्टर इज नॉट कंफर्टेबल विद. इन्वेस्टर बोल रहा है यार देखो निफ्टी का 15 है ना, आई एम कंफर्टेबल विद 20%, 20% से ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेना है. तो ये हो गया मेरा रिस्क बजटिंग. अब इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, जो अपने TAA कर रहे हैं या जो अपने एक्टिव सेक्टर एक्टिव वेट्स कर रहे हैं, एक्टिव मैनेजमेंट जो भी अपने रिलायंस का की कि 10 के बदले 15 का होल्डिंग कर लिया, सिक्योरिटी सिलेक्शन, इसको हम लोग एक्टिव वेट्स भी बोलते हैं. जो 10 के बदले 15 लिया ना, तो 5% हो गया अपना एक्टिव वेट. ये अपने आगे पढ़ेंगे भी, जो निफ्टी का बेंचमार्क का वेटेज है और अपना पोर्टफोलियो का वेटेज है, दोनों का डिफरेंस होता है एक्टिव वेट. ठीक है, अच्छा बैक, अच्छा इसको सिक्योरिटी सिलेक्शन बोलो, वट एवर अपने बोल लो, एक ही चीज़ है. हाँ, तो अब इसके बेसिस पे अपने जो एडिशनल रिस्क ले रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना जो बढ़ रहा है, इस अपने क्या कर रहे हैं भाई, 20% से ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड रिस्क भी नहीं होना चाहिए. तो अब इसके बेसिस पे हम लोग अपना TAA करेंगे, सिक्योरिटी सिलेक्शन करेंगे. पता चला रिलायंस का जैसे 10% निफ्टी, अब तुम बोल रहा है रिलायंस तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको 50% ले लो. इतना नहीं चलेगा, क्योंकि जब अगर इतना करोगे तो जो रिस्क लेवल है वो 20% से एक्सीड हो जाएगा. इतना नहीं चलेगा, तुम एक परमिटेड तक ही कर सकते हो, उसको यही बोला है. Sets a overall risk limit for the portfolio and allocates a portion of the permitted risk. A portion of the permitted risk, 20% अलाउड है, तो ऐसा नहीं है पूरा 20% रिलायंस को दे देगा. To the systematic risk of the allocation, the risk from the tactical allocation and the risk from the security selection. सबका रिस्क मिला के मेरे को 20% ही चाहिए. आई होप ये पार्ट क्लियर है. मूविंग अहेड, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज 2 स्पेसिफिक इश्यूज टू कंसीडर. क्या क्या है? एन इन्वेस्टर में हैव मल्टीपल मैनेजर्स. आज हो सकता है मैंने अलग अलग मैनेजर्स को दिया हो, एक को दिया हो जो कमोडिटी का स्पेशलिस्ट हो, एक को दिया है जो इक्विटी का स्पेशलिस्ट हो, और एक को दिया है जो डेट का स्पेशलिस्ट हो. या फिर 2 अलग अलग मैनेजर्स को दिया है, दोनों इक्विटी में कर रहे हैं. मेरे पास सपोज 2 ऑफर्स आए, 2 अलग अलग मैनेजर्स के पास, दोनों का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था. अब मेरे को चूज कैसे करें? एक काम करो, दोनों में आधा आधा दे दो. ये भी तो लोग करते ही हैं. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज सपोज कोई इक्विटी जो मैनेजर है ये रिलायंस में अंडरवेट ले लिया, दूसरा वाला रिलायंस में ओवरवेट ले लिया, तो तुम जबरदस्ती का ट्रांजैक्शन चार्ज दिए, नेट में तो एक्सपोजर नहीं ली ना. अच्छा ये भी हो सकता है ये भी ओवरवेट ले लिया हो और ये वाला भी ओवरवेट ले लिया हो, तो तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर हो गया कोई एक एसेट में. यही सब का अपने बात करेंगे. देखो, मल्टीपल मैनेजर्स एक्टिवली मैनेजिंग द सेम बेंचमार्क for the same asset class or may have significant benchmark overlap. Overlap मतलब जैसे निफ्टी मान लो दोनों निफ्टी के हिसाब से कर रहा है, तो वो तो हो गया सेम बेंचमार्क. अब एक निफ्टी के हिसाब से कर रहा है, एक बैंक निफ्टी के हिसाब से कर रहा है, तो दोनों का कोरिलेशन ऑलरेडी बहुत हाई है. तो वही चीज बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट ओवरलैप. इन दिस केस वन मैनेजर में ओवरवेट द इंडेक्स व्हाइल द अदर वे अंडरवेट. टेकन टुगेदर देयर इज नो एक्टिव मैनेजमेंट, लेकिन हम फीस पूरा दे रहे हैं. ओवरऑल द रिस्क बजट इज अंडर यूटिलाइज्ड and there is less active management and gross there is less active management than gross active management, because net gross क्योंकि आज ये अपने लेवल पे तो एक्स्ट्रा रिस्क लिया है, ये भी अपने लेवल पे एक्स्ट्रा रिस्क लिया है, बट दोनों तो नलीफाई हो गया ना. अगर एक अंडर ले रहा है एक ओवर ले रहा है तो दोनों तो नलीफाई हो गया. तो हम ज़्यादा रिस्क लेने रेडी हैं, लेकिन बिकॉज हम अलग अलग मैनेजर्स के पास काम कर रहे हैं, इसको नहीं मालूम इसका क्या पोजीशन है, इसको नहीं मालूम इसका क्या पोजीशन है, हम नेट में एक्टिव मैनेजमेंट कर ही नहीं रहा. When all managers are actively managing relative to an index, trading may be excessive. This extra trading could have negative tax consequences, specifically potentially higher capital gain tax compared to an overall tax efficient strategy. सीधा बात है, ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा होगा आपका, और आपको ओवरऑल टैक्स में ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा. सीधा बात है. One way to address these issues is to use a core satellite approach. The core satellite approach invests the majority
or core portion of the portfolio in passively managed indexes and a smaller or a satellite portion in active strategies. अब ये क्या बोल रहा है, सपोज यू हैव 100 रुपीज टू इन्वेस्ट, तुम ऐसा करो ना 80 रुपीज तुम पैसिव मैनेजमेंट करो, 20 रुपीज ना तुम एक्टिव मैनेजमेंट करो। तो इसमें अगर ज्यादा लॉस होता भी है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उतना नहीं होगा, तुम सेफ हो कुछ काफी हद तक। दिस अप्रोच रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ एक्सेसिव ट्रेडिंग एंड ऑफसेटिंग एक्टिव पोजीशंस। अब इस 20% में या 20 रुपीज में भी तुम कितना ही एक्टिव मैनेजमेंट कर लोगे। अगर तुम 100 में करते तो तुम्हारा सीधा बात है ज्यादा चार्जेस लगता है, 20 पे करोगे तो सीधा बात है कम चार्जेस लगेगा। बस यही चीज बोला है। Clearly, the success of security selection will depend on the manager's skill and opportunities within a particular asset class. Similarly, the success of tactical asset allocation will also depend on the existence of short-term opportunities. यही बोला है कि आपका मैनेजर अच्छा है तो ही आप कर पाओगे, पहला चीज ये। अच्छा, दूसरा चीज ये, अगर मिस प्राइसिंग है मार्केट में तो ही आप टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम था। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपने LOS 86H कवर कर लेंगे। थैंक यू।